साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी जो एकेडमिक ड्यूटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल होती हैं उसमें बात की थी कि जो आपकी फैकल्टी मीटिंग करनी है, तो मैंने आपसे बात की थी कि टीआईपी और जो रेगुलर मीटिंग जो पीयर लर्निंग के अंदर जो मीटिंग होती है बच्चों टीचर्स की फैकल्टी मीटिंग होती है उनको कैसे करना, टीडीसी के साथ, एमटी टीचर्स के साथ। तो आप उनके साथ ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप फोर्टनाइटली, वैसे तो टीडीसी का और जो मेंटर टीचर्स हैं वो आपके ऑलरेडी टीचर्स के साथ, कंसर्न टीचर्स के साथ जो है जहाँ भी उनके प्रॉब्लम आते हैं वो मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन आप ज़रूर महीने में एक बार टीडीसी के साथ मिलकर के डिफरेंट इश्यूज जो टीचर्स के हैं, हो सकता है वो उनके और पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, एकेडमिक के अलावा भी हो सकते हैं, उनको भी करें, क्योंकि टीचर अगर कंफर्टेबल होगा तो आप वो अच्छी तरह से पढ़ा भी पाएगा। तो वो ज़रूर मीटिंग आप ज़रूर करें। इसी तरह से जो आपका जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं उनके विशेषकर कई बार क्या होता है नेग्लेक्टेड फील करते हैं, जबकि स्कूल 3P से चलता है। सारे स्कूल को कंट्रोल करने वाले 3P होते हैं। नंबर 1 P है प्रिंसिपल, नंबर 2 P है पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर, और नंबर 3 P है पीएन। घंटी अगर उसने उल्टी सुल्टी बजानी शुरू कर दी तो लगा लो पीरियड आपके, सारा उथल पुथल मच जाएगी। तो द होल स्कूल इज कंट्रोल्ड बाय 3 Ps, ये बात ध्यान जरूर रखें। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को यानी उसका जो स्कूल के लिए जो लॉरेल्स लाते हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर इज वन ऑफ देम ऑल्सो। यानी एकेडमिक तो आपका आएगा ही आएगा, आईआईटी में इतनी सिलेक्शन हो गई, मेडिकल में इतनी सिलेक्शन हो गई, हमारा बच्चे यहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में सिलेक्शन हो गई, बट आपके जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं उनके द्वारा भी आपके स्कूल के लॉरेल्स आते हैं। तो जितने भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए उस टीचर को एनकरेज करें कि मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेशन में कराएं। 2-2, 3-3, 4-4 स्पोर्ट्स में जो है ना स्कूल के अंदर जरूर करवाइए उनको, ताकि आपका स्कूल में स्पोर्ट्स का भी एक बहुत अच्छा माहौल बने और अच्छा रहेगा। इसी तरह से जो वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली जो स्टाफ मीटिंग जरूर करनी है और सब्जेक्ट टीचर्स के साथ कंसर्न मीटिंग जरूर करनी है, जिसको हम फैकल्टी मीटिंग कहते हैं। एसएमसी के साथ तो आप करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ करके अब हम आज बात करते हैं फाइनेंशियल। इसके अंदर जो है बच्चों टीचर्स के अंदर जो मीटिंग में जब आप बात करेंगे तो उस समय जब बात करें तो उनको जरूर कहें कि भाई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको जरूर एनकरेज करें। टीचर भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें और उन बच्चों को भी उनसे प्रोत्साहित करें यानी एनकरेज करें टू यूज़ एनसीईआरटी बुक, क्योंकि जितने भी आपके जो 6, 7, 8, 9, 10 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी के हों चाहे कोई भी हो, वो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ही अच्छा उसमें से कंटेंट होता है, तो इसलिए उसको जरूर आप फॉलोअप जरूर कराएं। और समय से जो बच्चों जो इस आपके यहाँ वो आती हैं बुक्स आती हैं, टेक्स्ट बुक्स आती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली जरूर करा दें। तो ये जरूर कराएं। सब मटेरियल जो आपका स्पोर्ट्स जो है स्टडी मटेरियल आता है, सपोर्ट मटेरियल, वो जरूर टाइम से डिस्ट्रीब्यूट कराएं। मैं कई बार ये भी कहता हूँ और मैं ऐसे किया भी करता था कि जैसे इस साल का हमारा सपोर्ट मटेरियल जो है 12th के बच्चों को मिला है या 11th के बच्चों को दिया है, तो वो अगले साल तो दूसरी क्लास में चले जाएंगे। उनसे स्वेच्छा से जो बच्चे देना चाहें एग्ज़ाम के बाद स्कूल में जमा करा दें, ताकि आप जब तक वो सपोर्ट मटेरियल आपका प्रिंट होके आ रहा है उसमें टाइम लग जाता है, 4, 6, 8 महीने लग जाते हैं। तो तब तक अगर आप उनको बच्चों को, दूसरे बच्चों को, 4 बच्चों को, 2 बच्चों को मिलके भी करें, ये लाइब्रेरी में प्लेंटी नंबर में रख दो तो वो लाइब्रेरी में जाके वहाँ रेफर कर लेगा, उसको कंसल्ट कर लेगा, तो ये एक अच्छी लाइब्रेरी भी तो हो गई आपकी उस। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल ड्यूटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल। तो फाइनेंशियल ड्यूटीज़ में सबसे पहले जो बात आती है वो हमारा ये है, हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो डीडीओ होते हैं, लेकिन अधिकतर पोस्ट हमारे यहाँ खाली होती हैं, ओनली पे पर्पज़ के लिए होती हैं। और कुछ बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब होते हैं वो आपके डीडीओशिप को उनको दी जाती है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जब हमारे पास वाइस प्रिंसिपल नहीं होंगे तो वो डीडीओशिप भी आपको ही लेनी होती है। तो यानी एक काम आपका है कि डीडीओशिप भी आपके पास मिल सकती है फाइनेंशियल में। और नहीं भी है, अगर डीडीओ चाहे सुपरिटेंडेंट साहब हैं चाहे आपके वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, तो भी आपको सारे जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उनको इंश्योर करना है, बिकॉज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज द प्रिंसिपल। हेड ऑफ स्कूल जो हैं आप हैं, सारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपकी है, उसकी सारी पावर आपकी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो इसलिए वो सारे के सारे, चाहे डीडीओशिप फॉर्म कर रहे हो चाहे डीडीओशिप कोई और कर रहा है, तो भी आपको जो भी पेमेंट होती है
जो भी पब्लिक मनी आप स्पेंड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपका हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप है, कहीं कुछ भी है, तो वो सारे आपके हाथों द्वारा जारी है। तो उसको इंश्योर करें कि सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल क्लियर तरीके से वो किया जा रहा है। इसके बाद जो अगला है हमारा वो ये है कि जब भी आप पब्लिक मनी को स्पेंड करते हैं तो वो बहुत जुडिशियसली होनी चाहिए, बहुत रेशनल के साथ होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपका है कि आप जो भी स्टॉक इंचार्जेस हैं, डिफरेंट स्टॉक इंचार्जेस हैं, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आपसे बात की थी कि डिफरेंट स्टॉक इंचार्जेस को आपको बनाना है, सोच समझ के देख के बताना है कि किसके अंदर कौन सी क्वालिटी, उसको आप स्टॉक इंचार्ज बनाएंगे। और इन स्टॉक इंचार्जेस की एक मीटिंग आप जरूर होल्ड करें और उनको होल्ड करने के बाद उनको एक जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, मोटे मोटे रूल्स, उनको जरूर बता दें। और आप इसके लिए जो स्वामी की जो गाइड लाइक है, जो नोटबुक है, उसको जो बुक है जो, उसको जरूर ले लें और उसको जरूर पढ़ते रहें फ्रिक्वेंटली। जो आपके डाइटेड के जो है हमारी वेबसाइट पे जो है सर्कुलर भी आते रहते हैं, फाइनेंशियल रूल्स जो अकाउंट्स सेक्शन से होते हैं, तो वो ज़रूर देखें और उन रूल्स को, चाहे वो लीव रूल हो, चाहे वो सर्विसेज रूल हो, चाहे वो CCS कंडक्ट रूल हो, वो सारे रूल्स की स्टडी करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो परचेजिंग से कंसर्न है वो इन स्टॉक इंचार्जेस के लिए क्या कोडल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, कंडेमनेशन की क्या लिमिट है, किसमें क्या चीज़ें हैं, वो सब जो है उसमें दी हुई हैं और उसको ज़रूर करें। एक दीक्षित मैनुअल भी है, उसको भी आप देखें, उसमें फ्रिक्वेंटली उन्होंने सारे के सारे जो है ना एक संकलन किया हुआ है, तो उसको भी बहुत हेल्पफुल है वो, उसको भी आप देखते रहें। तो ये पहला काम आपका है। दूसरा काम होगा परचेजिंग कमेटी को बनाना। तो परचेजिंग कमेटी के हेड आप ही होंगे, बट उसके मेंबर्स आप डिफरेंट स्टॉक इंचार्जेस का और आपके जो DDOs होंगे उनको भी आप उसमें मेंबर बनाएं। और वो परचेजिंग कमेटी जब भी कोई भी आप स्टॉक इंचार्ज वाले या कोई भी आपसे कहते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, तो सबसे पहले आप उनसे बताएं कि हमें रिक्वायरमेंट एक बार रिटर्न में दीजिए। रिक्वायरमेंट जब आपकी आ जाती है तो देन फॉरवर्ड इट टू द परचेजिंग कमेटी। परचेजिंग कमेटी उस पर सारा जो है उसके प्रॉस एंड कॉन्स ज़्यादा डिस्कस करके सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ भाई इसको दिया जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, या इसमें कुछ और चीज़ की जा सकती है। तो वो सारा जब उसकी अप्रूवल हो जाएगी उसके बाद आप उसका फिर कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं फॉलोअप करने के लिए बोलें स्टॉक इंचार्ज को, और कोडल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देने के बहुत सारे तरीके यहाँ पर आजकल जेम का भी है और उसका वैसे भी दे सकते हैं, बिना उसके भी टेंडर जो होते हैं उसके भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि किस लिमिट से किस तक की बात होनी है। तो वो सारी चीज़ें आप जरूर करें। फाइनेंस रूल्स को JFR जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके हिसाब से उसको करेंगे। इसके बाद जो आपका जो स्टॉक रजिस्टर का जो मेंटेन करना है, मान लीजिए आपने ऑर्डर दे दिया, सामान आ गया, अब वो सामान आया उसमें स्टॉक रजिस्टर में चढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? आपकी पेमेंट हो गई, आपके पास सामान भी है लेकिन सामान तो अलमारी में अंदर है और रजिस्टर में क्या है, सामान नहीं है। क्यों? कि चढ़ाई नहीं, वो भूल गए साहब, आपने भी ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए क्या हुआ, क्या माना जाएगा? प्रथम दृष्टा क्या है कि जी ये तो बिल जो है फर्जी लग गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? वो आपकी खाली थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से। और अगर देखिए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद किसको याद रहेगा कि ये आइटम आ रखा है, वहाँ अलमीरा में रखा है। जिसने अलमीरा में रखा वही भूल गया, वही उसका ट्रांसफर हो गया, तो कहाँ से मिलेगा? किसी को पता थोड़ी कि इस बार आया हुआ ये। तो इसलिए जब भी कोई सामान है, पेमेंट करने से पहले आप स्टॉक इंचार्ज को बुलाएं, स्टॉक इंचार्ज के अंदर बोलें कि भाई आप स्टॉक के अंदर एंट्री करें। ये हिदायत पहले ही दी जानी चाहिए। तो स्टॉक एंट्री करेगा, उसका साइन, और उसके बाद फिर आपके काउंटर साइन होंगे। तो काउंटर साइन होने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर आइटम उसमें चढ़ गई। और जेम के अंदर तो जब आप पेमेंट करते हैं तब करते हैं जब आप स्टॉक इंचार्ज से यानी रिसीवर से जो है आप एक रिसीविंग सर्टिफिकेट, यानी जो स्टॉक रजिस्टर में सामान आ गया और हमने उसको चढ़ा दिया, उसका एक सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं, तब जाके पेमेंट उसकी नेफ्ट के थ्रू जो है RTGS के थ्रू करनी होती है। तो वो एक इंश्योर हो गया कि हाँ जी जो सामान आया वो वाकई चढ़ भी गया है और स्कूल के अंदर आ भी गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फाइनेंस को बहुत केयरफुली काम करना है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होने की वजह से कहीं भी चूक हो जाती है। इंटेंशन नहीं है बट नेग्लिजेंस की वजह से चूक हो जाएगी, तो वहाँ बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसको बहुत केयरफुली इसको काम करना है। फाइनेंस बहुत ज़्यादा
बहुत दिक्कत करेगा। ठीक इसी तरह से जब स्टॉक इंचार्ज जो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री कर देंगे, उसके अंदर आप जब कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप के लिए जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव में बताया था कि स्कॉलरशिप के हमारा आजकल क्या है, सारा ऑनलाइन है, या सब्सिडीज़ आती हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए वेलफेयर की कुछ स्कीम्स हैं, तो उसके लिए आपको पहले बच्चों के जो डेटा है वो फीड करना होता है, तो वो फीड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपने सारा कर दिया। अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन की बारी। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डीबीटीवी से हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो आपके स्कूल में आएंगे और फिर उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको जो है आपको प्रॉपर टाइम में जैसे ही रिसीव होता है तो प्रॉपर टाइम में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है। ये आपका इंश्योर करना आपकी ड्यूटी है ये। इसी तरह से जब आप जिस भी स्टॉक का होगा तो उसका एक कैश बुक होगी, जहाँ पैसे का लेन देन होगा तो डेफिनेटली एक कैश बुक जरूर मिलेगी। तो कैश बुक जो है वो डिफरेंट स्टॉक्स की डिफरेंट हो सकती हैं, या कई स्टॉक्स को मिलाकर के एक कैश बुक भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। तो जो भी कैश बुक हुआ है उस कैश बुक में आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे फर्स्ट हैंड जैसे ही आपके पास आती है, सबसे पहले आप उसके पेजेस को प्रॉपर तरीके से देख ले, या वो स्टॉक जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, यानी स्टॉक रजिस्टर भी है प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, जो कैश बुक है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं। एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही होने चाहिए वो। अगर ऐसा नहीं लेना है कि भाई कहीं कुछ नहीं है फिर कॉलम जोड़े जा रहे हो कॉलम ही नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर फॉर्मेट में, नंबर 1। नंबर 2 कि कैश बुक के अंदर जो पेजिंग है वो हो रखी है कि नहीं हो रखी। इट शुड बी मशीन से प्रिंटेड होने चाहिए। अगर मशीन से प्रिंटेड नहीं है तो आप वहाँ पर उसको फिर से नंबरिंग कर डालेंगे, और 1 to 3 से लेकर के जितने भी, अगर 150 तक है या मशीन से नंबरिंग हुई है तो उनके पेज एक एक पेज पलट करके काउंटिंग करिए, इंश्योर करिए कि सारे पेजेस हैं वहाँ पर, बीच में कोई ब्लैंक नहीं है, न कोई नंबर डबल चढ़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अगर हैं तो उसमें अगर कुछ चीज़ मिलती है तो पहले ही पेज पर उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट लिख देंगे कि दिस कैश बुक कंटेन्स इतने पेजेस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 150। और अगर उसमें कहीं मिस्टेक है कि गायब है तो वहाँ लिख सकते हैं मेंशन कि दीज पेजेस आर मिसिंग, ताकि कल वो कोई ये नहीं कहेगा देखो यहाँ पर कुछ ऐसे एंट्री करी होगी उन्होंने ये निकाल दिया उसमें से। तो वो चीज़ें इंश्योर करनी है, वो पेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जितने भी जो स्टॉक रजिस्टर हैं उनको आप क्या करें, फिजिकल वेरिफिकेशन कोशिश करें 6 महीने में, नहीं तो साल में एक बार स्टॉक की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखिए जिस समय आप उसका परचेजिंग कर रहे हैं उसके इमीडिएटली तो होना ही होना है, बट इसके बावजूद भी अगर आपने परचेजिंग भी नहीं की है मान लीजिए साल, तो भी आप 6 महीने में और फिर नहीं तो कम से कम साल के अंत में उससे पहले आप एक बार उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कराएं। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब कि जो मटेरियल, जो लिस्टिंग, जो अपरेटस, जो भी चीज़ें आप उसके रजिस्टर में लिखी हुई हैं और जो बैलेंस वहाँ पर बचा हुआ है वो लैब के अंदर या लाइब्रेरी के अंदर या जिस कंसर्न स्टॉक के अंदर वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप टीचर्स की ड्यूटी लगाएंगे। एक तो खुद स्टॉक इंचार्ज होगा, दूसरे 2 टीचर और लगा सकते हैं, और उनके एक लास्ट में एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि दिस स्टॉक इज फिजिकली चेक्ड एंड वेरीफाइड एंड फाउंड इन पोजीशन, इन करेक्ट पोजीशन। तो वो एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, वो क्लियर हो गया, आपका काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। ठीक इसी तरह से आप जो है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक के अंदर मैंने अभी बताया कि बैलेंस देखना है, लेकिन आपने देखा उन्होंने कहा कि 4 टूट गए और ये हो गया, तो 4 टूट गए और 8 थे तो हमने कहा बैलेंस 4 और 4 बैलेंस दिखा दिए, ये नहीं चलेगा। अगर 4 टूट गए, ये 4 काम नहीं कर रहे तो वहाँ पर अभी भी वो 4 + 4 दिखने चाहिए। बैलेंस 4 आएगा लेकिन साथ में +4 आएगा, नॉट वर्किंग, क्योंकि वो स्टॉक में है अभी वो कंडेम नहीं हुए हैं। जब कंडेम हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद उसकी एंट्री माइनस होगी, तब बैलेंस 4 बचेगा। अदरवाइज अभी तो बैलेंस 8 ही है। 8 में कैसे है कि 4 वर्किंग और 4 नॉट वर्किंग, क्योंकि जिस समय कंडेम होगा उस समय वो 4 टूटे हुए आपको दिखाने पड़ेंगे ना, वहाँ जो भी कमेटी आएगी
तो कैसे करोगे आप? तो नहीं करोगे। तो इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन ये ज़रूर उनको टीम को ज़रूर समझाएं कि फिजिकल वेरिफिकेशन में जो काम नहीं कर रहा है एपरेटस उसको भी काउंटिंग में लेके आना है और सेपरेटली उसको लिख दीजिए, लेकिन इस तरह से वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद आते हैं हम कंडेमनेशन पे ही आ जाते हैं। तो कंडेमनेशन भी हम जो है फ्रीक्वेंटली करेंगे। 6 महीने में एक बार हम कंडेमनेशन करा सकते हैं, चाहे वो बुक्स का, लाइब्रेरी के बुक्स का हो, चाहे किसी भी स्टॉक का हो। उनकी लिमिट्स अलग अलग हैं। अगर आप 6-6 महीने में कराएंगे तो स्कूल लेवल पे ही हो जाएगा। कारण क्या है कि हर 6-6 महीने में आप कराएंगे तो क्या होगा, क्वांटिटी बहुत कम होगी। क्वांटिटी कम होगी तो पैसे की जो अमाउंट होगी वो कम होगी, वो आपके रेंज के अंदर आ जाएगी। और रेंज कहाँ से पता लगेगी? मैंने बता दिया आपको, स्वामी की बुक से। यहाँ पर इतना डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बता सकते, तो स्वामी की बुक है, और भी चीज़ें हैं, लाइफ किसी आर्टिकल की कितनी है, कब कब उसको कंडम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल में क्लियर है, नॉन कंज्यूमेबल में जो यूज़ हो गया वो ख़त्म, वो माइनस, वो उसका कोई इशू नहीं है। बट जो नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक है उसके अंदर विशेषकर हिदायत रखनी है कि जो काम नहीं कर रहा है उसको भी काउंटिंग में लेना है। तो इस तरह से जो है आप उसको स्टॉक को मेंटेन करें और 6-6 महीने में कंडेमनेशन करें, ताकि आपका वहाँ पर स्कूल में चीज़ें रखने की जगह भी बनेगी और जो बेकार की चीज़ है वो बाहर भी निकल जाएगी और आपका अप टू डेट रहेगा। लाइब्रेरी में भी ऐसी है, जो बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो गई हैं उनको आप क्या करें, कंडम करें। यानी किताब ऑब्सोलीट कोई नहीं होती, किताब पुरानी होने से खराब नहीं होती, बट जो किताब फट गई हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहे, फट रही, उसके पेज एकदम ब्रिटल हो गए हैं, टूट टूट कर रहे हैं, तो वो किताब तो पढ़ने के काम आएगी नहीं, वो आपकी जगह घेरेगी। इसलिए उसको कंडम करना है, उसकी लाइफ देख लीजिए और उसके हिसाब से उसको कंडम कर दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके चीज़ों को रखने के लिए। तीसरा आता है कि हमारा जो सर्विस जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स बुक्स जितनी भी हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन रिकॉर्ड में क्या है, जैसे आपके स्टॉक रजिस्टर तो आ ही गए थे, मैंने बता ही दिया। अब अगर असल में मेंटेनेंस किसकी है कि जो ऑफिस है हमारा, उस ऑफिस में जो सारा स्टाफ है उसकी सर्विस बुक होती है। तो जिस सर्विस बुक का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्रॉम टाइम टू टाइम उसके अंदर एंट्रीज होती रहती हैं, तो समय से एंट्री करिए और उसकी वेरिफिकेशन के साथ साथ उसको अप टू डेट ज़रूर करना है। कोई लीव लेता है तो लीव तुरंत करिए, तो हर साल के हिसाब से उसको भी करिए। मैं तो कहता हूँ जैसी कोई चीज़ हो तो तुरंत कर डालिए, नहीं तो साल में उसको सारा एक बार मेंटेन जरूर करिए। नहीं तो क्या कई कई साल तक लीव नहीं चढ़ी होती हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टीचर, फिर वे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ स्कूल की होती है, उसको ज़रूर करें। एक टीचर अगर आपने माने ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग उसकी किस समय हो रही है उसका प्रॉपर टाइम लिखें, प्रॉपर तरीके से उसको ज्वाइन कराएं। भाई अगर फोरनून में ज्वाइन कर रहा है तो फोरनून लिख दीजिए, आफ्टरनून में किया तो आफ्टरनून लिख दीजिए। उसका पेमेंट का है कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी यहाँ सही तरह से केयरफुली की होंगी तो उसको कहीं कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। अब किसी का प्रमोशन का टाइम आ गया, हमने जो है उसकी डेट ही नहीं देखी है, तो हमें पता नहीं लगा, उसकी फाइल ही नहीं जा रही है, बाद में जो है आ रहा है शोकॉज मिल रहा है कि आपके यहाँ से एक फाइल आनी थी। फिर तो ये क्यों, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप अपना चीज़ों को ध्यान से रखेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड बना लीजिए, उसके हिसाब से देख लीजिए किसका कब कब प्रमोशन है, किसका कितना है, किसका एमएससी कब है, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम से शूट करके और सुटेबल तरीके से आएगा, तो सब चीज़ सुचारू रूप से चलेंगी और आपका स्कूल बहुत बढ़िया चलेगा। टीचर्स को कोई चिंता नहीं होगी कि मेरी एमएससी भी तो सर लगा ही रहे हैं तो मैं क्लास में पढ़ाऊँ, और अगर नहीं लगेगी तो क्लास में भी उसका ध्यान है मेरी एमएससी की फाइल गई होगी कि नहीं गई होगी, तो उसका क्या होगा, नुकसान किसका हो रहा है, आपका ही हो रहा है, क्योंकि बच्चे सारे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये जरूर करें। पे फिक्सेशन, प्रमोशन का पे फिक्सेशन, इंक्रीमेंट, ये सारे काम जो हैं वो टाइमली होने चाहिए और तुरंत उसके किस में चढ़ जानी चाहिए, सर्विस बुक में। लीव रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से आ जाना चाहिए। इसी तरह से एलटीसी है, मेडिकल बिल्स हैं, टीचर्स के मेडिकल बिल अगर आते हैं तो भैया देखिए, एक तो बीमार, दूसरा उसका पैसे का नुकसान, और उसके बाद उसको अभी देर से मिल रहा। अब उसका माना 1 लाख का बिल है और आपने साल 2 साल लगा दिए, तो आप खुद सोचिए, देख तो बीमार था, उसके बाद टेंशन और दे दी तो दोबारा और बीमार हो जाएगा वो, और साथ में इंटरेस्ट कितना जाएगा। तो ये आप खुद स्वयं रखें, यानी एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, अगर आप स्वयं अपनी जगह पे उसको रखेंगे कि देखिए मेरी अगर 1 लाख की जो ये है, ये पेमेंट अगर इतने महीने तक आगे तक नहीं मिलेगी तो देखिए मुझे कैसा लगेगा। तो अपने पर जब आप रखेंगे तो तुरंत तुरंत आप उसको करेंगे।
आपको स्वयं नहीं करना है, आपको करवाना है। तो ठीक है, कभी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है उसमें, लेकिन इतना डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको फॉलोअप करिए और उसको स्वयं टाइम से दिला करके उसको कंप्लीट कराइए। कहीं कोई अड़चन है, कोई इश्यूज रहता है, कोई कमी है उसके अंदर, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस ऑब्जेक्शन को दूर कराइए तुरंत। ऑब्जेक्शन को लगाना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्जेक्शन होते हैं क्योंकि कई चीज़ हम नहीं जान पाते, कई रूल्स हमें नहीं होता, पीओ से लग जाओ, ऑब्जेक्शन दूर करिए, फिर भेज दीजिए फाइल। पर ऐसा नहीं है कि साहब वहाँ ऑब्जेक्शन लग गया तो अब नहीं भेजनी है। क्यों नहीं भेजनी? ऑब्जेक्शन को रिमूव करिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं आता है, तो तुरंत होगा। तो ये जरूर कराएं। एलटीसी का आपने बिल जो है चढ़ा दिया। कई बार क्या होता है कि लोग एडवांस ले लेते हैं एलटीसी। अब एलटीसी एडवांस ले ले तो वो टेंटेटिव तो डेट रखेगा ना। अब एडवांस उसने ले लिया, बट जो टेंटेटिव डेट उसने रखी थी उस दौरान कुछ ऐसे इमरजेंसी हालात हो गए कि वो जा नहीं पाया। और जब नहीं जा पाते हैं तो क्या होगा? आपने जैसे उसको बिल दे दिया, आपने तुरंत कॉपी में उसने सर्विस बुक में चढ़ा दिया कि एलटीसी अवेल करा भाई, इन्होंने ये इतना एडवांस ले लिया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, रेगुलर टाइम से होना चाहिए। लेकिन अब क्या, वो जा नहीं पाया तो उसने उस तो दिन 1 मंथ ही उसने उस रिफंड को उसने वापस जमा करा दिया, सरेंडर कर दिया। अब आपने क्या हुआ, सरेंडर करता भूल गया, चलो बाद में कर लेंगे। देखिए, चढ़ाते समय हमने चढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं। तो अप्रिशिएट ये भी करूँगा कि भाई उसको जब उसने सरेंडर कर दिया तो वो भी चढ़नी चाहिए, लेकिन हमने वो गलती से छोड़ दिया। अब वो आप भी ट्रांसफ़र हो गए और ये भी किसी ट्रांसफर किसी और उसमें चला गया, सर्विस बुक भी वहाँ चली गई। अब उसके बाद क्या होगा? उसने तो अपना एलटीसी लेना ही है। अब वो इस बार अपनी एलटीसी ले रहा है। तो जैसे उसने एलटीसी लेने की बात की तो साहब कह रहे हैं भैया आप तो पहले ले चुके हो एडवांस इतना, आप तो एलटीसी जा चुके हो। अब वो कितना ही कह दे वहाँ पर कि जी जी मैंने तो सरेंडर कर दिया, कौन मानेगा? और मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। लेकिन किसकी वजह से गलती, किसकी वजह से हुई है? वो मेरी वजह से हुई कि मैंने वहाँ पर जो उसको तुरंत नहीं चढ़ाया। तो ये हर्डल उस टीचर के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए, मेरा जो एम्प्लॉय है, मेरा जो सबऑर्डिनेट है, मेरी वजह से उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ये फिर मेरे होते हुए अगर उनको लिए प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मेरा क्या रहना है यहाँ पे? कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति जरूर आप बनाएं कि मेरी वजह से, मेरे कारण मेरा कोई भी सबऑर्डिनेट परेशान नहीं होगा, निश्चिंत होकर खुशी खुशी काम करेगा, उसकी चिंताएं सारी दूर मैं करूंगा और वो अपना काम करता रहेगा। तो ये मेंटेन करके आप जरूर रखें। मैंने अभी पता है तो गवर्नमेंट मनी, जब भी गवर्नमेंट मनी की बात आती है खर्च करने की, तो वो बहुत केयरफुली खर्च करना होता है। तो उसके लिए तरीका तो बता दिया, परचेजिंग कमेटी का बता दिया, रेशनल के साथ करना है। आपके जो मेंबर्स हैं परचेजिंग कमेटी, एसएमसी को भी डाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि वो उसको बहुत ध्यान से करना है। ध्यान से क्यों करना है? आप सोचें आप इस बात को रिपीट क्यों कर रहे हो? भाई इंपॉर्टेंट चीज़ तो रिपीट करी जाएगी। और क्यों कर रहा हूँ मैं, उसका कारण है भी बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़, कहीं आपका कोई लैकुना रह गया, तो जब ऑडिट होता है तो एक ऑडिट ऑब्जेक्शन लगता है, और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन लगने के बाद ये कई साल तक जो है ना, फिर वो पीछा नहीं छोड़ता। तो इसलिए जब भी आप पब्लिक मनी को खर्च करें, गवर्नमेंट मनी को खर्च करें, तो आप उसको केयरफुली खर्च करें, सारे उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखें। जहाँ कहीं भी है, कहीं वापस भेजा है, कुछ भेजा है, कुछ कहे, जो भी है उसको सारा का सारा अपडेट करें। किसी के आपने जो है मान लीजिए लीव एनकैश किया, फिर उसने रिफंड कर दिया, या कुछ कम लगा, ज़्यादा लग गया, रिकवरी हुई, रिकवरी नहीं कर पाए, ज़्यादा दे दिया, अगली बार रिकवरी करनी थी, वो रिकवरी नहीं हुई, तो वो फिर क्या होगा? उसका ऑडिट पैरा बनेगा, क्योंकि ऑडिट वाले तो उसको बैलेंस को मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। कई बार कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप जो कैश बुक में मेंटेन करते हैं, उसमें भी कई बार होता है कि चेक चला गया। अब चेक जिसके पास गया वो उसने डाला नहीं, और चेक की डेट क्या होती है? 3 महीना होती है, पहले 6 महीने होती थी, अब 3 महीने हो गई है। अब जो है उसने अभी क्या किया, उसने अभी वो डाला ही नहीं, और आपके यहाँ से क्या हो गया? चला गया। तो अब कैश में बैलेंस, कैश बुक का और आपकी जो एक्चुअल पासबुक का है, बैंक की पासबुक का बैलेंस, दोनों मैच नहीं करेंगे। तो अब मैच नहीं करेंगे तो क्या हुआ? ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो उसमें एंट्री डालें अपनी कैश बुक में कि ये चेक इश्यूड हो चुका, बट इट इज स्टिल नॉट कैश्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, देयरफॉर मैचिंग जो उसका कैश बुक का है और पासबुक का, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है। तो वो जो क्या होगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी, कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर होगा। तो यानी ध्यान ये रखें कि कोई भी ऑडिट पैरा न बन पाए। इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं
कि ऑडिट पैरा ना बने। ऐसा कॉशियसली, जुडिशियसली, रेशनल के साथ आप उस मनी को खर्च करें ताकि नो ऑडिट पैरा इज फ्रेम्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेट। तो अगर इन केस पुराने ऑडिट पैरा आपके टाइम के नहीं है, आपसे पहले के भी होंगे ऑडिट पैरा बने हुए हैं, तो उन ऑडिट पैरा के बनने हुए हैं उनको तो आप हटा नहीं सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, कैसे हटाओगे, उनका प्रॉपर जवाब दे करके। अगर वो किसी कहता है भाई इसकी रिकवरी नहीं हुई, तो फट से लेटर लिखिए, रिकवरी के लिए मंगाइए। वो अधिकतर लोग अपनी रिकवरी करवा के ख़त्म करा लेते हैं। कोई भी हर आदमी जो है अपनी मेंटल पीस में रहना चाहता है, वो अपना पीस खराब नहीं करना चाहता। तो मेंटल पीस खराब नहीं करने के लिए क्या होगा, रिकवरी जमा कर देगा। लेकिन आप इन्फॉर्म तो करेंगे उसको। अगर नहीं आ रहा कॉन्टेक्ट 2 बार 3 बार 4 बार, अगर फिर भी कोई नहीं दे रहा, तो आप कम से कम आपका जो एक करस्पॉन्डेंस जो चलेगी उससे आपका क्या है पता लग जाएगा कि देखिए आपके एफर्ट्स ये थे। तो ऑडिट पैरा वाले भी आपका क्लियर कट देखेंगे, हाँ यार ये तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर कुछ और करेंगे, बट आपका डिफॉल्ट नहीं होगा उसमें। तो जब भी ऑडिट पैरा कोई आता है, उसका लेटर आता है, कुछ आता है, तो इमीडिएटली, इंस्टेंटली और प्रॉम्प्टली उसका जवाब जरूर आपने भेजना है। जो भी प्रोसेस आपने अपनाया कि भाई जमा हो गया, ऑडिट पैरा खत्म कर दिया जाए, वेरी गुड। दूसरा है कि अगर माना नहीं है लेकिन मैंने ये एक्शन कर लिया जिसकी वजह से ये अभी भी स्टिल इट इज एडिटेड, क्योंकि ये अभी दूर नहीं हो पा रहा, बट आई हैव दिस एफर्ट्स, तो ये इस तरह से इसका जवाब जरूर आप लिखें। इसके बाद हमारा जो आता है पेमेंट का जो सिस्टम है वो है जेम और एफएमएस जो है। तो ये जेम जो है वो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है उसमें मैनेजमेंट का कैसे होता है कि उसके अंदर जो है जेम के अंदर आप बहुत केयरफुली, और पीएफएमएस के अंदर केयरफुली पहले इसकी जानकारी जरूर ले लें कि जेम के अंदर कैसे काम होता है, और जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जेम का, और जो पीएफएमएस है तो उसके अंदर जो है कैसे ये फंक्शन करता है, कौन इसमें क्या है, किसका क्या रोल है, मेरा प्रिंसिपल का एज ए रोल इसमें क्या है, उसको बहुत सही तरीके से समझें ताकि इसमें भी आपकी कोई हर्डल इसमें ना आए। जेम के अंदर जो बेसिकली जो एक आपका जो बेसिकली जो है ना वो बायर एक होता है, सेलर एक होता है, बायर एक होता है, कंसाइनी। तो सेकेंडरी यूज़र में जनरली हम लोग आते हैं, तो वो उसके क्या क्या रोल हैं ये ज़रूर उसके अंदर ज़रूर पढ़ लीजिए। पहले जेम की जो पोर्टल है उसको ज़रूर खोलें और पोर्टल को स्वयं हैंडल करें। आपके साथ एक टीचर जो भी होगा कंसाइनी के तौर पे, उनको भी देखें कि वो सिंसियर हो, बहुत रेगुलर हो, ताकि उसमें ये ना हो कि चलो आज का नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो नहीं उसमें होगा। तो इसीलिए इसी तरह से जो आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है पीएफएमएस जो है, उसके अंदर भी यही है कि जो आजकल जो पेमेंट है, जितने भी जो समग्र शिक्षा के, पहले तो एसएसए था, सर्व शिक्षा अभियान, अब वो आजकल समग्र शिक्षा हो गया है, उसके अंदर बहुत सारे फंड्स आते हैं बच्चों के। तो वो अब उनकी जो पेमेंट है अब वो सीधे ऑनलाइन होती है। अब पहले स्कूल में आ जाती थी, ऐसा नहीं होगा, चेक आ जाते थे, ऐसा नहीं होगा, अब वो डायरेक्ट जाती है। इवन आपके अगर कोई कॉन्टैक्ट टीचर आ रहा है उसकी सैलरी भी डायरेक्ट आती है। अब वो पेमेंट नहीं आएगी ऐसे करके। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको उस पोर्टल का आपको ध्यान बहुत तरीके अच्छी तरह से करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंस के अंदर आप जो है बहुत सुचारू रूप से करेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या होता है कि जब आप सीट पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कभी पहले से थोड़ी सीख के जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीट पे है, बट इंटेंशन क्या होनी चाहिए, सीखने की होनी चाहिए। हर समय जो है एक लर्नर की तरह करना चाहिए। और किसी से भी, अपने टीचर भी कई हमारे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनसे भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। उनको भी ड्यूटी दी है, जब वो काम कर रहे हैं तो जरूर है, लेकिन सिस्टम पे जरूर बैठे हैं। यानी जब वो जो पे भी निकाल रहा है तो पे भी सारा हमारा ऑनलाइन है। मैंने बताया ना एमआईएस पे बहुत ज़्यादा काम है हमारा, सारा एमआई से होता है ऑनलाइन दिल्ली के अंदर। तो उसमें जो है आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें, उसके अंदर स्कीन ऑब्जर्वर रहें, उसके साथ बैठ के काम करें, उसको जरूर देख लें कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। स्कॉलरशिप का देखिए पोर्टल में क्या है, कहाँ पर आ रहा है, कितने बच्चों को फीड हो गए, कितने हम डिफॉल्टर में हैं, अभी तो हमने फीड हो जाने चाहिए थे, इसकी लास्ट डेट यहाँ तक थी। तो वो अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता लगते रहेगा ना, आप डिफॉल्टर में नहीं आएंगे। नहीं तो फिर डीएम ऑफिस से फ़ोन आ रहा है कि जी हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर से फिर हमारे पास आता है स्कूल प्रिंसिपल के पास, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि भाई तुरंत करें। जोन के अंदर कुछ पोर्टल के जो इंचार्ज जोनल डीडीज होते हैं तो वहीं से सीधे
कम्युनिकेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग रहा है ना कि आप पोर्टल पे ध्यान दे रहे हो, आप एमआईएस को खुद को आईटी के भरोसे या डेटा ऑपरेटर डीओ जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे बैठे हैं, वो तो बेचारा अभी इतना थोड़ी है, उसको ठीक है, उसको कंप्यूटर आता है, बट कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, स्कॉलरशिप कैसे होती है, आपका जो पीएमएस क्या है, जेम क्या चीज़ है, उसको थोड़ी चीज़ें पता है, तो उसको आपको गाइड करनी होगी तब वो कर पाएगा। तो लेकिन अगर आप उसमें बैठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, इसलिए आपका जो लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ जो लीव भरता है टीचर या कोई भी ऑफिशियल, तो एक कागज़ के ऊपर नहीं होती, वो ऑनलाइन होती है। इवन जैसे अटेंडेंस है मैनेजमेंट में, मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था, मैनेजमेंट जैसे हमारे यहाँ टीचर्स का मार्किंग जो रिजल्ट है, रिजल्ट की मार्किंग जो है क्या बोले मार्क्स जो है अपने टैबलेट में भरता है, हर टीचर के पास टैबलेट है। तो इसी तरह से वो टीचर अपना टैबलेट से ही जो है एमआईएस के ऊपर अपनी लीव भर देगा। अब लीव आप अगर आपने उसका उसने आज भर दी, सुबह लीव भर दी कि मेरे को कैजुअल लीव चाहिए, और 3 दिन तक आपने एमआईसी नहीं देखा, तो उसकी लीव ग्रांट कौन करेगा? उसकी अटेंडेंस कैसे जाएगी? लीव में जाएगी या अपसेंट में जाएगी या प्रेजेंट में जाएगी, कैसे पता लगेगा? तो आप देखते हो आज टीचर नहीं आया तो भर दी लीव। अरे लीव कौन सी भरी? उसने ईएल मांगी है, सीएल मांगी है, कौन सी मांगी है? जो आपके अंदर उसकी अथॉरिटी है भी कि नहीं इतनी ईएल उसको सैंक्शन करने की, सीसीएल सैंक्शन करने की। तो आप जब तक उसकी को अगर एक सीसीएल किसी ने भरी है टीचर ने, तो वो कुछ दिन पहले होगा, तो उसको अगर आप टाइम से नहीं भेजोगे आगे, तो डीडी डिस्ट्रिक्ट में अगर उसकी लिमिट है, पावर है सैंक्शन करने की, तो वहाँ तक जाएगा नहीं, तो सैंक्शन कहाँ से होगी? टाइम ऐसे ही लैप्स हो रहा है। अगर आपकी लिमिट है, आपकी पावर है, तो आप उसको कर दीजिए, फटाफट उसको सैंक्शन कर दीजिए। लेकिन ये कब कर पाएंगे? जब आपको अपना एमआईएस हैंडल कर रहे होंगे, फ्रिक्वेंटली देख रहे होंगे। इसलिए मैंने लास्ट बार भी कहा था कि एमआईएस के अंदर आप हमेशा सर्कुलर को सुबह और शाम 2 बार तो जरूर देख लीजिए। बहुत सारी समस्याएं आपकी उन 2 सुबह शाम देखने से ख़त्म हो जाएंगी। तीसरी बात, जो आपका जितने भी हमारे पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स को हैंडल करना देखिए। इसी के अंदर आपके पास आपका एग्जामिनेशन के बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, वो स्टडी मटेरियल को देख लो, छान लो, उसको टीचर्स को दे दो। टीचर्स को देना क्या आपको? अगर प्रिंटेड फॉर्म में देना है तो प्रिंटेड फॉर्म में दे दीजिए, नहीं तो आप उसको बोल दीजिए भाई ये फलाने लिंक पे देखो और जरा आपने निकाला कि नहीं निकाला, उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, एक प्रिंट निकाल के ले लो और उसको बच्चों को भाई व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दो, टीचर को जो है कर दे। तो जब तक आप टीचर से बात ही नहीं करेंगे, आप कब कर पाएंगे? जब आपने देखा ही नहीं होगा, कहाँ से कर पाएंगे? तो इसलिए जो भी लिंक हैं जहाँ रिजल्ट एनालिसिस है, आप अपने स्कूल का रिजल्ट तो बना लिया, लेकिन भाई मैं दिल्ली के कौन से स्कूल में बैठा हूँ, कितनी जगह पे बैठा हूँ, ये कब पता कब लगेगा आपको कि मैं अगर 1000 स्कूलों में से 131 स्कूल हैं, 1031 स्कूल में मैं क्या 1031 वाला हूँ या मैं पहले 100 में हूँ? ये कैसे पता लगेगा? जब तक आप उस मॉड्यूल के अंदर झांकोगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा। तो इसलिए ये मॉड्यूल, एमआईएस मॉड्यूल को आपको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है, बहुत अच्छी तरह से इसको देखना है, डेली इसके आपको पढ़ना है, देखना है, उसको ऑपरेट करना है। तो ये अगर आप करेंगे तो ये है, क्योंकि लॉगिन जो है वो आपके नाम से होगा, अगर आपका टीचर भी कर रहा है, बट बेसिकली यू आर द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू लॉग इन एंड ये, तो वो आपके बिहाफ पे कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते डाटा एंट्री ने कर दिया जी ये हो गया, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए आप ठीक है, काम हमसे कराते हैं, हमें टीचर से भी कराना होता है, क्योंकि सब जगह हम नहीं रह सकते। कहीं आप मीटिंग में जा रहा हूँ, कहीं पे हूँ, तो आप काम तो उनसे कराएंगे, बट भाई जब भी मुझे टाइम मिलेगा सुबह शाम डेफिनेटली मुझे तो देखना ही देखना है, और अधिकतर जो भी काम है मैं बैठ के वहाँ करूँगा काम उसको। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फाइनेंस के अंदर आपका कोई डेटा जो भी ऑडिट पैरा नहीं बनेगा, आपका काम स्मूथ बनेगा। लोगों के अंदर, इवन टीचर्स के अंदर भी आपको पता लगेगा, उनके माइंड में आएगा कि देखिए हमारे सर तो बिल्कुल पर्सनली जो है सब चीज़ जानते हैं। क्योंकि आप जब जब क्लिक करेंगे कंप्यूटर की के ऊपर, माउस के ऊपर, आपका हाथ माउस के चलेगा, आधी समस्या ये हो जाएंगी, देखो भाई ये तो बहुत जानते हैं, कंप्यूटर में जानते हैं। तो आधी समस्या उनको पहले एक्सेप्टेंस हो गई, ये भी हो गया कि भाई नहीं ये तो बहुत जानकार हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि कई तरह की समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। और जब उनके मन में आपकी एक्सेप्टेंस होती है हर तरह से, एकेडमिकली एक्सेप्टेंस, जब आप प्रेयर में जाके एक आप कह रहे हो, टीचर कह रहे भैया जरा आज एक लेक्चर देना प्रेयर में, वो कह रहा नहीं सर जी नहीं, और फिर दूसरे को कह दिया हो गया, और आप खुद वहाँ कहीं किसी दिन भी नहीं दे पा रहे हो, तो दूसरा टीचर कैसे कहेगा? हाँ, आप जब देख रहे हैं यार फ्रीक्वेंटली आप वहाँ लेक्चर दे रहे हैं, तो दूसरा टीचर भी तक देगा ना कि यार सर देखे कैसे देते हैं, चलो आज में, और उसको एनकरेज करो। तो यानी उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो आप। भाई अगर आप खुद दे रहे हो वहाँ लेक्चर, एक पहले एग्जाम्पल प्रूव किया, उसके बाद फिर टीचर को किया, तो ठीक उसी तरह से भी फाइनेंस के अंदर भी वही है।
कि आप जो है कहीं पर कोई चीज़ बात आती है तो आप उसको फाइनेंस को बताइए कि देखिए इसको ऐसा है, ये रूल इस तरह से है, प्रमोशन रूल्स हैं बच्चों के, उसके एग्जामिनेशन चार्ज से डिस्कस करिए। तो ये जब जितनी सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर आपका स्कूल ऑटोमेटिकली चलेगा, क्योंकि सबके पास एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं भाई हमारे सर इंटरेस्ट भी लेते हैं, हमारे सर को पता भी है, अगर मैं इसको सीरियसली नहीं किया तो सर को पता लगेगा, तो इसलिए भाई ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उनको, तो मेरे लिए तो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो सारी बातें, आधी सी चीज़ ज़्यादा चीज़ें आपकी इन चीज़ों से ही खत्म हो जाती हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है कि आशा है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपका स्कूल बहुत अच्छे से चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है जनाब।